हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल टारगेट एग्ज़ाम ओनली में। क्लास शुरू करने से पहले सबसे पहले हम अपने फ्री बैच के बारे में देख लेते हैं। हमारे फ्री बैच का नाम है टारगेट फ्री बैच, जिसका टारगेट हमने रखा है 90+% का। ठीक है, यह टारगेट बैच हमारे यूट्यूब चैनल टारगेट एग्ज़ाम ओनली पर फ्री ऑफ कॉस्ट चलाया जा रहा है। क्लास की टाइमिंग देख लेते हैं। सुबह 8 बजे हमारी अंग्रेजी की क्लास होती है। सुबह 8 बजे हमारी अंग्रेजी की क्लास होती है। सुबह 10 बजे विज्ञान की क्लास होती है हमारी, जिसमें मैं आपको कंप्लीट सिलेबस, विज्ञान का कंप्लीट सिलेबस कराऊंगी। ठीक है, प्लस प्रैक्टिस भी कराऊंगी। क्लास डेली चल रही है। मेरी क्लास सुबह 10 बजे डेली चल रही हैं, तो जुड़ना ना भूलें हमारे यूट्यूब चैनल टारगेट एग्ज़ाम ओनली से। ठीक है, चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लिया करें और बेल आइकन को प्रेस कर लिया करें, जिससे आपको टाइम टू टाइम नोटिफिकेशन मिल सके। ठीक है, शाम को अब नेक्स्ट क्लास देखते हैं। नेक्स्ट क्लास है शाम को 8 बजे, जो हमारी सामाजिक विज्ञान की क्लास होती है, सामाजिक अध्ययन की क्लास होती है। नेक्स्ट क्लास है शाम को 9 बजे, जो गणित की क्लास होती है, जिसमें सर बेसिक से पढ़ा रहे हैं, जिसमें सर बेसिक से मैथ का कंप्लीट सिलेबस कराएंगे प्लस प्रैक्टिस कराएंगे। क्योंकि डीएलएड में ज़्यादातर, ठीक है, डीएलएड में ज़्यादातर मैथ में ही बैक लगती है। तो सर बेसिक से पढ़ाएंगे और प्रैक्टिस भी कराएंगे। तो जुड़ना ना भूलें हमारे यूट्यूब चैनल से, टारगेट एग्ज़ाम ओनली से। क्या नाम है हमारे यूट्यूब चैनल का? टारगेट एग्ज़ाम ओनली से जुड़ना ना भूलें। ठीक है, तो शुरू करते हैं हम अपनी क्लास। हमारी आज यूनिट है यूनिट नंबर 7। क्या है? यूनिट नंबर 7, मानव शरीर के अंग और उनके कार्य। मानव शरीर के अंग और उनके कार्य। अगर आपने मेरी पिछली क्लासेस नहीं देखी है, मैंने 1 से 6 तक, यूनिट 1 से 6 तक कंप्लीट क्लास करा दी है। उसकी मैंने प्लेलिस्ट बना दी है। अगर आपने मेरी पिछली क्लासेस नहीं देखी हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक पड़ा है, प्लेलिस्ट मैंने बना दी है, आप देख सकते हैं। 1 से 6 तक की सभी यूनिट, ठीक है, सभी क्वेश्चन, सभी प्रकार के क्वेश्चन को कवर कराया है। ठीक है, तो जुड़ना ना भूलें हमारे यूट्यूब चैनल से। तो पहला क्वेश्चन है हमारा, मानव कंकाल को समझाइए, इसके प्रकारों का उल्लेख कीजिए तथा कंकाल तंत्र के प्रमुख कार्यों का भी वर्णन कीजिए। क्या है? मानव कंकाल से आप क्या समझते हैं, या उसको समझाइए, इसके प्रकारों को बताइए और इसके कार्यों का वर्णन कीजिए। तो देखते हैं मानव कंकाल। हमारे शरीर का सबसे सुदृढ़ अंग कंकाल तंत्र होता है। हमारे शरीर का सबसे सुदृढ़ अंग कंकाल तंत्र होता है, जिसमें सिर, धड़, अग्रपाद एवं पश्चपाद होते हैं। जिसमें क्या होता है? सिर होता है, धड़, अग्रपाद और पश्चपाद सम्मिलित होते हैं। कंकाल अस्थियों और उपास्थियों से बना एक ढांचा होता है। अस्थियों एवं उपास्थियों से बना एक ढांचा होता है। संपूर्ण ढांचे को हम क्या कहते हैं? संपूर्ण ढांचे को हम कंकाल तंत्र कहते हैं। मानव एक कशेरुकी प्राणी है। मानव को रूप तथा आकार दोनों के लिए ढांचे की आवश्यकता होती है। मानव को रूप और आकार दोनों के लिए ढांचे की आवश्यकता होती है। कंकाल के द्वारा हृदय, फेफड़े, आँखों कंकाल के द्वारा हृदय, फेफड़े, आँखों जैसे कोमल अंगों की सुरक्षा होती है। कंकाल के द्वारा हृदय है, फेफड़े, आँखों जैसे कोमल अंगों की सुरक्षा होती है। मानव का चलना, दौड़ना, मुट्ठी बांधना, सुई पकड़ना, झुकना आदि कार्य कंकाल के द्वारा ही संभव होते हैं। ठीक है, कशेरुकी प्राणी में कंकाल 2 तरह के होते हैं। कशेरुकी प्राणी में कंकाल 2 प्रकार से या 2 तरह से होते हैं। पहला है बाह्य कंकाल और दूसरा है अंतः कंकाल। क्या है? कशेरुकी प्राणी में कंकाल जो होते हैं तो वो 2 तरह से होते हैं। किस प्रकार से होते हैं? 2 तरह से होते हैं। पहला है बाह्य कंकाल और दूसरा है अंतः कंकाल। अब बाह्य कंकाल देखते हैं क्या होता है। बाह्य कंकाल बाह्य रूप से दिखाई देने वाला कंकाल होता है। बाह्य कंकाल बाह्य रूप से दिखाई देने वाला कंकाल होता है। यह त्वचा के चर्म उपचर्म से बना होता है। क्या होता है? ये त्वचा के चर्म और उपचर्म से बना होता है। जैसे उदाहरण के लिए देखते हैं, जैसे बाल जो हमें दिखाई देते हैं, मतलब बाह्य आवरण कहलाता है ये। ठीक है, बाह्य रूप से होता है। जैसे बाल है, नाखून है, पंख है, पंजे है, खुर है, चोंच। क्या है? क्या है? बाल है, पंख, नाखून, पंजे, खुर, चोंच आदि कंकाल के उदाहरण हैं।
जो कशेरुकी प्राणी में पाए जाते हैं, जो कशेरुकी प्राणियों में पाए जाते हैं। ठीक है, अब अंतःकंकाल के बारे में देख लेते हैं। अंतःकंकाल बाहर से दिखाई नहीं देने वाला एक कंकाल तंत्र है। क्या है? जो हमें बाहर से दिखाई नहीं देता है। यह त्वचा के नीचे स्थित होता है। कहाँ स्थित होता है? यह त्वचा के नीचे स्थित होता है। इसके द्वारा ही शरीर का ढांचा विभक्त होता है। इसके द्वारा ही शरीर का ढांचा विभक्त होता है। मुख्य रूप से कंकाल के भाग देख लेते हैं। तो मुख्य रूप से कंकाल के दो भाग होते हैं। मुख्य रूप से कंकाल के दो भाग होते हैं। कौन कौन से होते हैं? पहला होता है अक्षीय कंकाल और दूसरा होता है अनुबंधन कंकाल। क्या होता है? पहला हमारा है अक्षीय कंकाल। ठीक है, पहला है हमारा अक्षीय कंकाल और दूसरा है अनुबंधन कंकाल। तो देखते हैं अक्षीय कंकाल क्या होता है। अक्षीय कंकाल, ये कंकाल शरीर की लंब अक्ष पर स्थित होते हैं। ये कंकाल शरीर की लंब अक्ष पर स्थित होते हैं। इसके अंतर्गत करोटी अथवा खोपड़ी, कशेरुकदंड, पसलियाँ व उपास्थि होते हैं। ठीक है, इसके अंतर्गत क्या क्या आता है? इसके अंतर्गत करोटी आती है, करोटी अथवा खोपड़ी, कशेरुकदंड, पसलियाँ और उरोस्थि आते हैं। नेक्स्ट है हमारा अनुबंधी कंकाल। अनुबंधी कंकाल, ये कंकाल शरीर की लंब अक्ष के दोनों ओर स्थित होता है। यह कंकाल जो होता है वो शरीर की लंब अक्ष के दोनों ओर स्थित होता है, जबकि अक्षीय कंकाल जो होता है वो लंब अक्ष पर ही स्थित होता है। ठीक है, और अनुबंधी कंकाल क्या होता है? लंब अक्ष के दोनों ओर स्थित होता है। इसके अंतर्गत अंश मेखला, श्रोणि मेखला और भुजाओं की अस्थियां होती हैं। इसके अंतर्गत क्या होता है? अंश मेखला, श्रोणि मेखला और भुजाओं की उपास्थि या अस्थियां होती हैं। अब कंकाल तंत्र के हम कार्य देख लेते हैं। कंकाल तंत्र के कार्य, कंकाल तंत्र के कार्य, ये कार्य, इनके शरीर में कार्य जो है वो निम्नलिखित होते हैं। कैसे होते हैं? निम्नलिखित होते हैं। पहला है कंकाल तंत्र शरीर को आकार प्रदान करता है। क्या प्रदान करता है? आकार, यानी कि शेप प्रदान करता है। क्या प्रदान करता है? शेप प्रदान करता है। सेकंड है शरीर को मजबूती देता है। कंकाल तंत्र के द्वारा, कंकाल तंत्र जो है, कंकाल तंत्र शरीर को मजबूती प्रदान करता है। कंकाल तंत्र शरीर को मजबूती प्रदान करता है। नेक्स्ट पॉइंट है पॉइंट नंबर 3, शरीर के कोमल अंगों की सुरक्षा करता है। तो शरीर के कोमल अंग जैसे फेफड़े हैं, आँख है, ठीक है, फेफड़े, आँख, हृदय, ठीक है, हृदय आदि कोमल अंगों की सुरक्षा करता है। कंकाल तंत्र क्या करता है? फेफड़े, आँख तथा हृदय आदि कोमल अंगों की सुरक्षा करता है। क्या करता है? सुरक्षा करता है। चौथा पॉइंट है श्वसन में सहयोग प्रदान करता है। कंकाल तंत्र श्वसन में सहायता प्रदान करता है। क्या करता है? श्वसन में सहायता प्रदान करता है। नेक्स्ट पॉइंट है 5वां, मांसपेशियों को क्रियाशील बनाए रखता है। कंकाल तंत्र मांसपेशियों को क्रियाशील बनाए रखता है। नेक्स्ट पॉइंट है पॉइंट नंबर 6, रक्त कणिकाओं का निर्माण करता है। कंकाल तंत्र का मुख्य कार्य होता है रक्त कणिकाओं का निर्माण करना। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2, पेशियाँ क्या हैं, इसकी गतियाँ और संरचना को समझाइए। मूल रूप से पेशियाँ कितने प्रकार की होती हैं? मूल रूप से पेशियाँ कितने प्रकार की होती हैं? अब सबसे पहले हम देखते हैं पेशियाँ क्या होती हैं। कंकाल तंत्र पर मांस का आवरण चढ़ा रहता है, उसको पेशी संस्थान कहते हैं। क्या कहते हैं? उसको पेशी संस्थान कहते हैं। कंकाल तंत्र पर उपस्थित मांस के आवरण को हम पेशीय संस्थान कहते हैं। क्या कहते हैं? पेशीय संस्थान कहते हैं। शरीर की समस्त प्रकार की गति अस्थियों पेशियों से संबंध से पैदा होती हैं। शरीर की समस्त प्रकार की गति अस्थियों तथा पेशियों के संबंध में पैदा होती है। अब पेशियाँ कितने तरह की होती है ये जान लेते हैं। तो पेशियाँ मुख्य रूप से 2 तरह की होती है। पेशियाँ मुख्य रूप से 2 तरह की होती है। पहला है संकुचित पेशी और दूसरा है शिथिलन पेशी। पहला है संकुचन पेशी और दूसरा है शिथिलन या प्रसरण पेशी। अब नेक्स्ट देखते हैं पेशी की संरचना। पेशी की संरचना क्या है? तो पेशियाँ कई प्रकार की होती हैं। जिन अस्थियों के सहारे से पेशियाँ जुड़ी होती हैं,
जिन अस्थियों के सहारे से पेशियां जुड़ी होती हैं उन्हीं के आकार के समान इनका भी आकार होता है। प्रत्येक पेशी बाल जैसी कोशिकाओं से मिलकर बनी होती है। बाल जैसी पेशिकाएं मतलब इस प्रकार से बनी होती हैं। प्रत्येक पेशी ऊतक को रुधिर वाहिनियों से रक्त तथा मस्तिष्क से तंत्रिकाएं प्राप्त होती हैं। प्रत्येक पेशीय ऊतक को रुधिर वाहिनियों से रक्त तथा मस्तिष्क से तंत्रिकाएं प्राप्त होती है। प्रत्येक पेशी के मुख्य रूप से 3 भाग होते हैं। प्रत्येक पेशी के मुख्य रूप से कितने भाग होते हैं? तो इसके 3 भाग होते हैं। ऊपरी सिरा मूल कहलाता है। क्या कहलाता है? इसमें ऊपरी सिरा मूल कहलाता है। मध्य सिरा मोटा भाग तुंद कहलाता है। क्या कहलाता है? इसका ऊपरी सिरा मूल कहलाता है, मध्य सिरा मोटा भाग तुंद कहलाता है और निचला सिरे को हम निवेदन कहते हैं। निचले सिरे को हम क्या कहते हैं? निवेशन कहते हैं। क्या कहते हैं? निवेदन या निवेशन कहते हैं। क्या है? इसके ऊपरी सिरे को क्या कहते हैं? ऊपरी सिरे को क्या कहते हैं? मूल कहते हैं। ठीक है। मध्य के सिरे को क्या कहते हैं? मध्य के सिरे को हम कहते हैं तुंद। और निचले सिरे को क्या कहते हैं? और निचले सिरे को हम क्या कहते हैं? तो निचले सिरे को हम कहते हैं निवेशन। निवेदन नहीं होगा, निवेशन होगा। क्या होगा? निवेशन। ठीक है। ये दोनों सिरे पतली डोरी की भांति श्वेत ऊतकों से बने होते हैं। ये दोनों सिरे डोरी की भांति श्वेत ऊतकों से मिलकर बने होते हैं। इन तंतुओं को मांसरज्जु, कंडरा या डेंटल कहते हैं। इन तंतुओं को क्या कहते हैं? कि डेंटल नहीं, टेंडर होगा। क्या कहते हैं? टेंडर कहते हैं, टेंडन। ठीक है। इन तंतुओं को मांसरज्जु, कंडरा या टेंडन कहते हैं। क्या कहते हैं? मांसरज्जु, कंडरा या टेंडन कहते हैं। निवेशन की अपेक्षा मूल अधिक दृढ़ से बंधा रहता है। निवेशन की अपेक्षा जो मूल होता है वो अधिक दृढ़ता से बंधा रहता है। इसका मतलब ये है कि जो निचला सिरा है वो ऊपरी सिरे से अधिक, जो निचले सिरे की अपेक्षा जो ऊपरी सिरा है वो बहुत अच्छे या दृढ़ प्रकार से बंधा हुआ होता है, दृढ़ता से बंधा हुआ होता है। अब देखते हैं पेशीय तंत्र। पेशीय तंत्र क्या होता है? पेशियाँ शरीर के कुल भाग का, पेशियाँ जो होती हैं वो शरीर के कुल भाग का 40% भाग होती हैं। पेशियाँ शरीर के कुल भार का लगभग 40% या प्रतिशत भाग होती हैं। अधिकांश जंतुओं में इनका संबंध संचालन या गति से होता है। अधिकांश जंतुओं में इनका संबंध संचालन व गति से होता है। पेशियाँ लंबी कोशिकाओं से मिलकर बनी होती हैं जिन्हें हम तंतु कहते हैं। क्या कहते हैं? पेशियाँ लंबी कोशिकाओं से मिलकर बनी होती हैं जिन्हें हम तंतु कहते हैं। पेशी तंतुओं में संकुचन उत्तेजनशीलता के गुण होते हैं। पेशीय तंतुओं में संकुचन और उत्तेजनशीलता के गुण विद्यमान होते हैं। अब देख लेते हैं पेशियों के प्रकार। पेशियाँ मुख्य रूप से 3 प्रकार की होती हैं। तो पहला देखते हैं। पहली है हमारी कंकाल पेशी। क्या है? कंकाल पेशी। इनको रेखित पेशी, पट्टिका व ऐच्छिक पेशियां भी कहते हैं। इनको रेखित, पट्टित व ऐच्छिक पेशियां भी कहते हैं। ये जंतु को संचलन गति में भाग लेती हैं। ये जंतुओं की संचलन गतियों में भाग लेती हैं। तेजी से संकुचन के कारण इनमें शीघ्र ही क्षति हो जाती है। क्या होता है? तेजी से संकुचन के कारण इनमें शीघ्र ही क्षति हो जाती है। इनके तंतु ऐच्छिक तंत्रिका तंत्र की तंत्रिकाओं से जुड़े होते हैं। इनके तंतु जो होते हैं, इनके तंतु ऐच्छिक तंत्रिका तंत्र की तंत्रिकाओं से जुड़े होते हैं। कंकाल पेशियां अस्थियों से जुड़ी होती हैं। कंकाल पेशियां अस्थियों से जुड़ी होती हैं। इनके दोनों सिरे 2 भिन्न अस्थियों से जुड़े होते हैं। किसी विशेष पेशी के संकुचन करने पर लीवर की भांति यह अस्थि दूसरी अस्थि के समीप आ जाती है। किसी विशेष
किसी विशेष पेशी के संकुचन से यह संकुचन करने पर लीवर की भांति, लीवर के समान ही यह अस्थि दूसरी अस्थि के समीप आ जाती है। दोनों अस्थियों के बीच इनकी संधि इनके बीच आलंबन का कार्य करती हैं। दोनों अस्थियों के बीच की संधि इनके बीच क्या किसका कार्य करती हैं? आलंबक का कार्य करती हैं, आलंबक का कार्य करती हैं। चित्र में हम देख सकते हैं ये हमारी रेखित पेशी है। रेखित पेशी को हम क्या कहते हैं? रेखित पेशी को हम ऐच्छिक पेशियां भी कहते हैं। क्या कहते हैं? ऐच्छिक पेशी भी कहते हैं। क्या कहते हैं? ऐच्छिक पेशी भी कहते हैं। इसमें एक केंद्रक होता है और इसमें ये डॉट डॉट वाली हमारी धारियां होती हैं। इसे हम रेखित पेशी कहते हैं। नेक्स्ट है हमारा अरेखित पेशी। क्या है? नेक्स्ट है हमारा अरेखित पेशी। इनको चिकनी या अनैच्छिक पेशियां भी कहते हैं। इनको चिकनी व अनैच्छिक पेशियां भी कहते हैं। आरेखित पेशियों को अन्य नाम से जाना जाता है। आरेखित पेशियों को चिकनी पेशी व अनैच्छिक पेशी कहा जाता है। चिकनी पेशी व अनैच्छिक पेशी कहा जाता है। ये आहार नाल रुधिर वाहिनियों व अन्य अंतरंगों में पाई जाती हैं। ये आहार नाल रुधिर वाहिनियों व अन्य अंतरंगों में पाई जाती हैं। इनमें संकुचन धीमी गति से होता है अतः ये शांति में विलंब से होती हैं। इनमें क्षति जो होती है वो विलंब से होती है। अस्थियों से इन पेशियों का कोई लगाव नहीं होता। अस्थियों से इन पेशियों का कोई लगाव नहीं होता। आंतरंगों से संबंधित होने के कारण इनको आंतरांग पेशियां भी कहते हैं। आंतरांग से संबंधित होने के कारण इनको हम आंतरांग पेशियां भी कहते हैं। इनमें स्वायत्त तंत्रिकान्य होता है। इनमें स्वायत्त तंत्रिकान्यास होता है। अब देख लेते हैं आरेखित पेशियों को हम चित्र में। ये हमारी चित्र में आरेखित पेशियां हैं जिसमें ये न्यूक्लियस होता है। ठीक है, इन्हें चिकनी पेशियां कहते हैं। इन्हें चिकनी व अनैच्छिक पेशियां भी कहा जाता है। इन्हें चिकनी व अनैच्छिक पेशी भी कहा जाता है। नेक्स्ट पेशी देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा हृदय पेशी या कार्डियक पेशी। हृदय पेशी या कार्डियक पेशी ये केवल हृदय में मिलती हैं। ये केवल हृदय में मिलती हैं तथा जीवन पर्यंत बिना थके ये कार्य करती हैं। ये हृदय पेशियां जो होती हैं वो हमें हृदय में मिलती हैं और ये जीवन पर्यंत बिना थके हुए कार्य करती हैं। चित्र में हम देख सकते हैं ये हमारी हृदय पेशी का चित्र है जिसमें ये केंद्रक होता है। अंदर की पट्टिकाओं को अंतविष्ट पट्टिकाएं कहते हैं। अंदर की कोशिकाओं या पट्टिकाओं को हम अंतर्वृत्त पट्टिकाएं कहते हैं और इसके निचले भाग को हम सार्कोप्लाज्मा कहते हैं। इसके निचले भाग को हम सार्कोप्लाज्मा कहते हैं। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 3। मनुष्य में कितने प्रकार के दांत पाए जाते हैं? उनके नाम व कार्यों का संक्षेप रूप से समझाइए। मनुष्य में कितने प्रकार के दांत होते हैं? इनके नामों और कार्य का संक्षेप में समझाइए। ये DLED 2016 में आया हुआ है। इसका आंसर देखते हैं। दांत या तीत। दांत सजीव ऊतक हैं जो कैल्शियम फॉस्फेट यानी कि Ca3PO4 का होल ट्वाइस। ठीक है, Ca3PO4 का होल ट्वाइस, Ca3PO4 का होल ट्वाइस से बने होते हैं। इसको हम कैल्शियम फॉस्फेट कहते हैं। इसको हम कैल्शियम फॉस्फेट कहते हैं। दांत का सबसे ऊपरी भाग को हम शीश या क्राउन कहते हैं। दांत के सबसे ऊपरी भाग को हम शीश या क्राउन कहते हैं। दांतों की ऊपरी चमकदार परत को हम इनेमिल कहते हैं जो सबसे कठोर भाग होता है। ठीक है, सबसे कठोर भाग। मानव शरीर का सबसे कठोर भाग किसे कहते हैं? तो मानव शरीर का सबसे कठोर भाग इनेमिल को कहते हैं। किसको कहते हैं? इनेमिल को कहते हैं। इनेमिल मानव शरीर का सबसे कठोर भाग है। नेक्स्ट पॉइंट है मनुष्यों के पूरे जीवन काल में 2 बार दांत विकसित होते हैं। मनुष्यों के पूरे जीवन काल में 2 बार ही दांत विकसित होते हैं जिस कारण इन्हें द्विवार दंती कहते हैं। क्या कहते हैं? इन्हें द्विवार दंती कहते हैं। पहले है मिल्क टीथ। इन्हें दुग्ध दंत कहते हैं। इनकी संख्या 20 होती है।
इनको अस्थाई दांत भी कहते हैं, इनको अस्थाई दांत भी कहते हैं। ठीक है, इनको अस्थाई दांत भी कहते हैं। अगले हैं परमानेंट टीथ, जिन्हें हम स्थायी दांत कहते हैं। इनकी संख्या होती है 32। इनकी संख्या होती है 32। मनुष्यों के दांतों का आकार व कार्य असमान होता है, इसलिए इसे विषमदंती कहते हैं। मनुष्यों के दांतों का आकार और कार्य असमान होता है, इसलिए इसको क्या कहते हैं? विषमदंती कहते हैं। अब दांतों के प्रकार देख लेते हैं। दांत मुख्यतः 4 प्रकार के होते हैं। दांत मुख्यतः 4 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के होते हैं। पहला है हमारा कृंतक। पहला है हमारा कृंतक या छेदक दंत। कृंतक या छेदक दंत। कृंतक दंत धारदार होते हैं। कृंतक दंत या दांत धारदार होते हैं। इनकी संख्या 4-4 होती है। इनकी संख्या 4-4 होती है। ये भोजन को छोटे छोटे टुकड़ों में बांट देते हैं। ये जो होते हैं, ये भोजन को छोटे छोटे टुकड़ों में बांट देते हैं तथा इनका कार्य भोजन को काटना होता है। इनका कार्य भोजन को काटना होता है। कृंतक का कार्य क्या होता है? कृंतक दांत का कार्य भोजन को काटना होता है। नेक्स्ट है हमारा रदनक या भेदक दांत। रदनक या भेदक दांत। भेदक दांतों की संख्या 2-2 होती है। भेदक दांतों की संख्या 2-2 होती है। ये दांत छेदक दांतों या कृंतक दांतों की अपेक्षा लंबे व नुकीले होते हैं। ये दांत छेदक दांतों की अपेक्षा लंबे व नुकीले होते हैं। ये इस प्रकार से होते हैं। कैसे होते हैं? लंबे व नुकीले होते हैं। ये दांत भोजन को चीरने व फाड़ने का कार्य करते हैं। रत्नक दांतों का कार्य भोजन को चीरने व फाड़ने का कार्य करता है। अगला है हमारा अग्रचवर्णक दांत। अग्रचवर्णक दांत जिसे प्रीमोलर कहते हैं। अग्रचवर्णक दांतों के सिरे अत्यंत नुकीले होते हैं। इनके सिरे अत्यंत नुकीले होते हैं, परंतु केनाइन दांतों की अपेक्षा ये कम नुकीले होते हैं। परंतु रदनक दांतों की अपेक्षा ये कम नुकीले होते हैं। इनकी संख्या 4-4 होती है। इनका कार्य भोजन को कुचलना या चबाना होता है। अग्रचवर्णक दांतों का कार्य भोजन को कुचलना व चबाना होता है। नेक्स्ट है हमारा दांड या चवर्णक दांत, जिसको हम मोलर कहते हैं। क्या कहते हैं? मोलर कहते हैं या ग्राइंडिंग टीथ कहते हैं, जिसका कार्य होता है भोजन को पीसना। चवर्णक दांत मुख में पीछे की ओर स्थित होते हैं। चवर्णक दांत मुख में पीछे की ओर स्थित होते हैं एवं इनका आकार चौकोर होता है। इनका आकार कुछ इस प्रकार से होता है। ये हमारी दाढ़ कहलाती हैं। इनका आकार कुछ इस प्रकार से होता है। ये हमारी दाढ़ कहलाती हैं। इनके सिरे तेज धारदार होते हैं। इनके सिरे तेज धारदार होते हैं। इनका मुख्य कार्य भोजन को पीसना होता है। क्या होता है? इनका मुख्य कार्य भोजन को पीसना होता है। ये दांत बहुत सुदृढ़ होते हैं। कैसे होते हैं? ये दांत बहुत सुदृढ़ होते हैं। इनकी संख्या 6-6 होती है। टोटल ये 12 होते हैं। ठीक है, टोटल ये 12 होते हैं और बच्चों में इनकी संख्या 8 होती है। बच्चों में इनकी संख्या कितनी होती है? 8 होती है। और अग्रचवर्णक दांत जो होते हैं वो बच्चों में नहीं पाए जाते हैं, जबकि चवर्णक दांत जो होते हैं वो बच्चों में इनकी संख्या 8 होती है। अब चित्र में देख लेते हैं हम। चित्र को थोड़ा जूम कर लेते हैं। ठीक है, ये हमारे हैं दांत, जिसमें ये हमारा मोलर है, प्रीमोलर, कैनियन और इंसाइसर। ठीक है, इसको हम कृंतक कहते हैं। इसको हम कृंतक कहते हैं। ये हमारा रदनक है। ये हमारा अग्रचवर्णक है या प्रीमोलर है। अग्रचवर्णक है। क्या है? अग्रचवर्णक है। और ये हमारा चवर्णक है। ठीक है, क्या है? चवर्णक है। इन्हें हम दाढ़ भी कहते हैं। इनकी संख्या बच्चों में कितनी होती है? इनकी संख्या बच्चों में 8 होती है, जबकि प्रीमोलर बच्चों में नहीं पाए जाते। प्रीमोलर दांत बच्चों में नहीं उपस्थित होते हैं। चित्र ए में अस्थायी दूध के दांतों को दर्शाया गया है। इनकी ठीक है, अस्थायी दांतों को दर्शाया गया है, जैसे सेकंड मोलर, फर्स्ट मोलर। इनमें चवर्णक 2 दांत होते हैं। इसमें चवर्णक 2 दांत होते हैं। और ये हमारे हो गए कृंतक। क्या हो गए? कृंतक। और ये हमारा कैनियन रदनक हो गया। ठीक है, ये हो गया हमारा रदनक। देखते हैं जिसको स्थायी दांत कहते हैं। इनकी संख्या होती है 32।
इनकी संख्या होती है 32, जबकि अस्थाई या दूध के दांतों की संख्या होती है 20। इनकी संख्या होती है 20। इसमें थर्ड मोलर, इनमें 3 मोलर होते हैं, यानी 3 जोड़ी, ठीक है, 3 जोड़ी चवर्णक दांत होते हैं, 2 जोड़ी अग्रचवर्णक होते हैं और एक कैनाइन यानी कि रदनक होता है, और 2 जो होते हैं वो हमारे ऊपरी भाग है। तो ये थी हमारी डीएलएड सेकंड, तो ये थी डीएलएड सेकंड सेमेस्टर की यूनिट 7, ठीक है, जिसमें हमने कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जैसे कंकाल तंत्र, पेशीय तंत्र व दांतों के बारे में विस्तार पूर्वक जाना, ठीक है। इससे अगली क्लास में हम और अन्य टॉपिक्स पढ़ेंगे, ठीक है। नेक्स्ट पार्ट टू में हम और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में देखेंगे, ठीक है। चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। अगर आपने मेरी पिछली क्लासेस नहीं देखी, अगर आपने यूनिट 1 से लेकर यूनिट 6 तक की अभी तक क्लासेस नहीं देखी है, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने लिंक डाल दिया है। आप डिस्क्रिप्शन में जाकर मेरी क्लासेस देख सकते हैं और अपना उसमें फीडबैक भी दें। उसमें आप कमेंट जरूर करें, जो भी कमी हो उसमें आप कमेंट में मुझे बताएं, ठीक है। चैनल पर नए हैं तो मेरा चैनल टारगेट एग्ज़ाम ओनली को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे आपको टाइम टू टाइम नोटिफिकेशन मिल सके। मेरी क्लास को सेव कर लें, सुबह 10 बजे जुड़ना ना भूलें मेरी क्लास से। थैंक यू।